हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट और सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेटेरोथैलिज्म की। हेटेरोथैलिज्म क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, सारी बातें करेंगे। हेटेरो का मतलब होता है अलग, थैलिज्म का मतलब होता है थैलस बनना। अलग तरीके का थैलस बनेगा तो उसे हम हेटेरोथैलिज्म कह सकते हैं। पर बेसिकली इस हेटेरोथैलिज्म का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं और किस तरीके से ये बनते हैं वो भी देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लेकेस्ली, और बात है 1904 की। ब्लेकेस्ली ने सबसे पहले टर्म दिया हेटेरोथैलिज्म, और हेटेरोथैलिज्म का मीनिंग बताया सेल्फ स्टेराइल। जिस तरीके से हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ते हैं ना, कि एक प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वही है सेल्फ स्टेराइल या सेल्फ स्टेरिलिटी। अब इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो एक थैलस है और इस थैलस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सारे इस तरीके के हैं, ठीक। और दूसरा थैलस है, उस दूसरे थैलस के अंदर भी सारे न्यूक्लियस इसके जैसे हैं। तो इन दोनों के बीच में सोमेटोगैमी नहीं होगी, नो सोमेटोगैमी, नो सोमेटोगैमी, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा इनके बीच में। उसी प्रकार एक और चीज समझते हैं। एक ऐसा थैलस है, माइसीलियम है, जिसके पास में ऐसे डार्क शेडेड वाले ये न्यूक्लियस है, और दूसरा भी इसके जैसा ही है, इसके पास में भी ऐसे न्यूक्लियस है। तो दोनों सेम सेम हो गए ना। सेल्फ स्टेरिलिटी, यहां पर भी सोमेटोगैमी नहीं होगी, देयर इज नो सोमेटोगैमी, कोई सोमेटोगैमी नहीं होगी, क्योंकि अपने जैसा अगर जेनेटिक मेकअप वाला स्ट्रेन होगा सामने तो उनके बीच में सोमेटोगैमी नहीं होगी, आगे रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। और अगर हम इस केस की बात करें, एक माइसीलियम में ऐसे हाइफी हैं, दूसरे माइसीलियम के अंदर ऐसे हाइफी हैं, तो सोमेटोगैमी होगी, सोमेटोगैमी होती है। इसे कहते हैं हेटेरोथैलिज्म। अगर इनके बीच में सोमेटोगैमी हो जाती पहले केस में और दूसरे केस में, तो हम कहते होमोथैलिक, ये अपने जैसे के साथ में रिप्रोडक्शन कर सकता है। और हेटेरोथैलिक का मतलब हो गया जो अपने जैसे के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो हेटेरोथैलिज्म को मैं ऐसे डिफाइन कर दूं, नो रिप्रोडक्शन, नो रिप्रोडक्शन बिटवीन सिमिलर, यानी जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर स्ट्रेन्स। जो जेनेटिकली सिमिलर स्ट्रेन्स होंगे उनके बीच में सोमेटोगैमी नहीं होगी। इस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोथैलिज्म, हेटेरोथैलिज्म, ठीक है। अब इसका उल्टा करो, यदि रिप्रोडक्शन हो जाता है, यदि रिप्रोडक्शन बिटवीन सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर स्ट्रेन, तो इसको क्या कहेंगे?
होमोथैलिज्म। हमने बहुत सारे पढ़े हैं कि होमोथैलिक स्पीसीज है, हेट्रोथैलिक स्पीसीज है, तो उनका मतलब यही है कि जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं सेम सेम, तो वो होमोथैलिक, और जो नहीं कर सकते उनको कहते हैं हेट्रोथैलिक। चलिए अब इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा जो है वो कर लेते हैं। हेट्रोथैलिज्म का मतलब होता है कि जो खुद के साथ में कॉम्पेटिबल नहीं है, उसे हम हेट्रोथैलिक बोलते हैं। अब ब्लैकलेस्ली ने ये जो दो टर्म लिए, होमोथैलिक और दूसरा हेट्रोथैलिक, हेटेरोथैलिक, ये दोनों टर्म किसके इक्विवेलेंट है आप वो भी समझिए। होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक, यदि मैं आपसे ये कहूं कि कोई एक प्लांट है और वो प्लांट यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल यानी कि उसके ऊपर सारे फ्लावर्स मेल फ्लावर्स हैं, जैसे डेट पाम होता है, पपाया होता है, तो क्या मेल फ्लावर्स आपस में रिप्रोडक्शन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरा है फीमेल फ्लावर्स वाला प्लांट, ऐसा प्लांट जो यूनिसेक्सुअल है, केवल फीमेल फ्लावर्स है, वो भी आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हेट्रोथैलिक होते हैं फंजाई, वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए वो इक्विवेलेंट है यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के। यूनिसेक्सुअल को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डायोसियस। तो डायोसियस शब्द का डायोसियस शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है हेट्रोथैलिज्म के लिए। अब समझो दूसरा होमोथैलिक, मतलब वो खुद के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो खुद क्या हो, बाइसेक्सुअल हो, और बाइसेक्सुअल होगा उसे कहेंगे मोनोइसियस। तो होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक है वो मोनोइसियस एंड डायोसियस के इक्विवेलेंट शब्द होते हैं। चलिए अब आपको मैं इनका एक्सपेरिमेंट बताता हूं। एक्सपेरिमेंट समझते हैं अपन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फॉर जाइगोट फॉर्मेशन या फॉर जाइगोस्पोर फॉर्मेशन, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन इन म्यूकोरेल्स। जो म्यूकर वाला ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, उसके ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट था फॉर म्यूकोरेल्स। तो इन म्यूकोरेल्स जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या है, केस 1। केस 1 के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पेट्री डिश ली, और यदि यही एक्सपेरिमेंट हम दूसरे तरीके से और परफॉर्म करेंगे, दोनों में सेम रिजल्ट आने वाला है। कैसे? इस पेट्री डिश के अंदर इन्होंने सेम टू सेम स्पोर्स लिए, सारे स्पोर्स हैं वो सेम जेनेटिकली स्ट्रेन के हैं। ये कोनिडिया मान लो, जेनेटिकली सिमिलर स्पोर्स, ठीक है। इस पेट्री डिश के अंदर भी इन्होंने दूसरे जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले, लेकिन सारे के सारे सेम जेनेटिकली सिमिलर स्पोर्स लिए। ये भी जेनेटिकली सिमिलर स्पोर्स हैं। हो गया इतना काम। अब ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं, तो जर्मिनेट करके इन स्पोर्स ने माइसीलियम बना लिया, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो माइसीलियम बनेगा। एक में मान लीजिए इस तरीके का माइसीलियम बन गया जिसके अंदर सॉलिड डीएनए मतलब सॉलिड न्यूक्लियस जो दिखाते हैं वैसा था, और एक के अंदर मान लीजिए इस तरीके का बन गया माइसीलियम। माइसीलियम तो बन गया, पर आगे कभी भी इनके अंदर, ना तो इसमें और ना इसके अंदर, कभी भी जाइगोस्पोर नहीं बन रहे। देयर इज नो जाइगोस्पोर फॉर्मेशन। दोनों के अंदर ही जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब केस 2 पढ़ेंगे अपन। केस 2, केस 2 के अंदर क्या करना है, एक पेट्री डिश लेनी है, ठीक है। इस पेट्री डिश को ऐसे ही अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे। एक तरफ हम एक जेनेटिक स्ट्रेन के स्पोर्स रखते हैं और दूसरी तरफ हम दूसरे जेनेटिक स्ट्रेन के स्पोर्स रखते हैं। ये मान लीजिए स्ट्रेन 1 है, और ये मान लीजिए स्ट्रेन 2 है। तो दोनों वैसे तो डिफरेंट हो गए। अब पहले तो जब स्पोर जर्मिनेशन होगा, ये दोनों साइड में हमने क्या रखे हैं, स्पोर्स रखे हैं। ये भी स्पोर्स है और ये भी स्पोर्स है। पहले तो स्पोर जर्मिनेशन होगा। जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो स्पोर जर्मिनेशन से यहां पर बनते हैं इस तरीके के माइसीलियम, ये ऐसा हाइफी बनता है, और इधर की साइड में इस तरीके का हाइफी बनता है। अब ध्यान से समझना, हम पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, हेट्रोथेलिज्म, यानी कि जो रेड कलर वाले स्ट्रैंड है वो आपस में मैटिंग नहीं करेंगे, और जो ब्लैक कलर वाले हैं वो आपस में मैटिंग नहीं करेंगे। लेकिन पेट्री डिश का जो बीच वाला एरिया है, बीच वाला एरिया, उस बीच वाले एरिया में रेड एंड ब्लैक थैलस, मान लो एक बार रेड कलर और ब्लैक कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बीच वाला एरिया है उस बीच वाले एरिया में हमको बहुत सारे जाइगोस्पोर्स मिल गए। क्यों मिल गए जाइगोस्पोर्स? क्योंकि ये वो वाला एरिया है जहां 2 अलग अलग स्ट्रैन आपस में मैटिंग कर पा रहे हैं, और तो कहीं हमको जाइगोस्पोर नहीं मिला। तो जाइगोस्पोर हमें वहीं मिलता है जहां पर 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स आपस में होते हैं, ये है जाइगोस्पोर्स। तो जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन जहां हुआ वहां पर हेट्रोथेलिज्म प्रूव हो जाता है कि केवल डिफरेंट जेनेटिकली स्ट्रेन वाले माइसीलियम के बीच में ही सोमेटोगेमी हुई, फिर देन कैरियोगेमी, मतलब सारा का सारा जाइगोस्पोर फॉर्मेशन तक का हो गया कंप्लीट। ये हुआ हमारे पास में एक्सपेरिमेंट पूरा। अब अपन एक सिंपल सी बात करते हैं। जो ब्लेकेस्ली थे, ब्लेकेस्ली, इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी सिंपल सिंपल सी इस्तेमाल करी है। इन्होंने एक जेनेटिक स्ट्रेन को कहा पॉजिटिव स्ट्रेन, और ये पॉजिटिव स्ट्रेन इक्विवेलेंट होता है मेल के, और दूसरे को कहा नेगेटिव स्ट्रेन, वो इक्विवेलेंट होता है फीमेल के। ऐसे ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, मेल फीमेल तो बोल नहीं सकते, तो इनको प्लस माइनस अपन बोल देते हैं। अब उसके बाद 2 साइंटिस्ट का और अपन नाम कंसीडर करते हैं। एक है एलेक्सोपोल्स और एक है मिम्स। 1979। इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोलना इनके बारे में। इन्होंने कहा हेट्रोथेलिज्म मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी, बस
इनका कंट्रीब्यूशन इतना ही समझिए आप। इनके अकॉर्डिंग हेट्रोथैलिज्म क्या होता है? हेट्रोथैलिज्म होता है सेल्फ स्टेरिलिटी। तो ये हो गई हमारे पास में हेट्रोथैलिज्म के बारे में बात। और ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर परफॉर्म किया था? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था म्यूकर हिमेलिस के ऊपर। म्यूकर हिमेलिस नाम की जो स्पीसीज है, प्रजाति है फंजाई की, उसके ऊपर ये किया गया एक्सपेरिमेंट। चलो, तो अब ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट का बात। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोथैलिज्म की। टाइप्स ऑफ हेट्रोथैलिज्म। सिंपल सिंपल बातें करनी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। किसने टाइप्स दिए? तो एक अलग साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है व्हाइट हाउस। और बात कब की है? 1949 की। अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस देर आर टू टाइप्स। According to White House, there are two types of heterothallism. देख लेते हैं क्या है दो टाइप्स। पहला, मोर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। मोर्फोलॉजिकल। और दूसरा टाइप है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। अब बात करते हैं मोर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म का मतलब क्या होता है। जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की मोर्फोलॉजी डिफरेंट हो, मेल अलग ही दिखता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग ही दिखता है, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर जेनेटिकली भी थोड़ा डिफरेंस है। इसे कहते हैं मोर्फोलॉजिकल। जब सेक्स ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन मोर्फोलॉजी, तो वो होता है मोर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। सेक्स ऑर्गन्स आर morphologically different। ठीक है, तो इजी टू रिकॉग्नाइज हो गया ये। तो इजी टू रिकॉग्नाइज, आराम से इनको पहचाना जा सकता है। दूसरा देखो, फिजियोलॉजिकल के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा कि मोर्फोलॉजी तो सेम होगी, उनकी सेक्स ऑर्गन्स की मोर्फोलॉजी सेम। सेक्स ऑर्गन्स आर मोर्फोलॉजिकली सेम। मोर्फोलॉजिकली सेम। तो बिहेवियर जो है इनका अलग होता है, बिहेवियर डिफरेंट। इसे हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म कहेंगे। अब फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म एंड मोर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म में कुछ एग्जाम्पल कहां पर ये आते हैं। जो मोर्फोलॉजिकल वाले हैं ये आएंगे एकाइला की स्पीसीज है, एकाइला एम्बी एम बाइसेक्सुअल्स, एम बाइसेक्सुअलिस, ये आएगा एकाइला बाइसेक्सुअलिस। एक है फाइटोफथोरा पैल्मीवोरा, फाइटोफथोरा पैल्मीवेरा।
एक आएगा पेरोनोस्पोरा, पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका, ठीक। और इन द केस ऑफ फिजियोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल में आएगा अपने पास में अस्टिलेगो कोलेरी, अस्टिलेगो कोलेरी, और एक आएगा इसके अंदर अक्सीनिया ग्रेमिनिस, एक आएगा एस्को बोलस मैग्निफाइकस, एक आएगा म्यूकर म्यूसेडो। ये सारे के सारे हैं, आप नाम जरूर लिखें, इनका लिख लीजिए, ये सारे आएंगे। अब अपन बात करते हैं इस फिजियोलॉजिकल और मोर्फोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म के बारे में। मोर्फोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म का एक नाम और दे रखा है, इसको बोलते हैं हैप्लोडायोसियस, और इसको बोलते हैं हैप्लॉइड इनकॉम्पैटिबिलिटी, हैप्लॉइड इनकॉम्पैटिबिलिटी। बस ये इनके दो नाम हैं। आगे चर्चा करनी पड़ेगी फिजियोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म पे, क्योंकि फिजियोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म फर्दर दो टाइप का होता है। तो अब आप समझिए फिजियोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म। एकदम सिंपल है, ये दो टाइप का है, बहुत आसान है। एक तो होता है टू एलिल हेट्रोथेलिज्म, टू एलिल हेट्रोथेलिज्म, और दूसरा होता है मल्टीपल एलिल हेट्रोथेलिज्म, मल्टीपल एलिल हेट्रोथेलिज्म। अब देखो एकदम आसान है, एकदम से आसान, हेट्रोथेलिज्म। पहले तो टू एलिल हेट्रोथेलिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि दो एलिल्स हैं, वो हेट्रोथेलिज्म को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल्ड बाय टू एलिल्स, कंट्रोल्ड बाय टू एलिल्स। कैसे देखो, कोई भी दो एलिल ले लेते हैं, मान लो कि एक गैमिट है, ये गैमिट है ए, कैपिटल ए, ये हो गया गैमिट, और दूसरा गैमिट है वो भी है ए, कैपिटल ए, ये भी गैमिट है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल कैपिटल तो सेम है, तो नो रिप्रोडक्शन, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लो कि एक स्मॉल ए है और दूसरा भी स्मॉल ए है, तो भी नो रिप्रोडक्शन, कोई रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। और अब यदि एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है गैमिट, या कोई सेक्सुअल सेल है जो सोमेटोगेमी हो रही है, वो है, कोई भी, दोनों के अंदर एलिल डिफरेंट है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ये इसमें रिप्रोडक्शन है।
तो कंट्रोल्ड बाय टू एलिल, लेट से कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, दो एलिल है, इनसे डिसाइड होगा। अगर दोनों स्ट्रेन के अंदर कैपिटल कैपिटल एलिल है, नहीं होगा। दोनों में स्मॉल स्मॉल है, नहीं होगा। एक में कैपिटल एक में स्मॉल है, तो रिप्रोडक्शन इजीली हो जाता है। ये है टू एलिल हेट्रोथेलिज्म विच इज कंट्रोल्ड बाय टू एलिल। नाउ ये टू एलिल हेट्रोथेलिज्म है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन मल्टीपल एलिल। मल्टीपल एलिल हेट्रोथेलिज्म जैसा नाम से स्पष्ट है, कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलिल्स। ठीक है, ये मल्टीपल एलिल्स है उसके साथ होता है, दो से ज्यादा एलिल कंट्रोल करता है। इसका एक बेनिफिट पता है क्या होता है? जब दो से ज्यादा एलिल्स होंगे इस प्रोसेस में, तो कॉम्पेटिबिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। कैपिटल ए है, उसके साथ स्मॉल ए आ गया तो भी रिप्रोडक्शन हो गया, स्मॉल ए डैश आ गया तो भी रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसे करके चांस बढ़ जाएंगे। अभी मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसका क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि चांस ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी इंक्रीज। इंक्रीज कॉम्पेटिबिलिटी का चांस बढ़ जाता है। मल्टीपल हेट्रोथेलिज्म इटसेल्फ इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। पहला है, इसको बोलते हैं बाइपोलर। बाइपोलर मल्टीपल एलिल। और दूसरा है, उसे बोलते हैं टेट्रापोलर। टेट्रापोलर। बाइपोलर का मतलब होता है कि जब मल्टीपल एलिल्स सेम लोकस के ऊपर होते हैं, यदि सेम जगह पर होंगे, मल्टीपल एलिल्स ऑन सेम लोकस। और अब सेम लोकस कैसे होगा? जब सिंगल जीन इन्वॉल्व होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर सिंगल जीन इन्वॉल्व होता है, सिंगल जीन इन्वॉल्व। टेट्रापोलर कौन होगा? टेट्रापोलर होगा जिसके अंदर मल्टीपल एलिल्स है, ऑन डिफरेंट लोकस होते हैं। लोकस बदल गया। अब जेनेटिक्स अगर पढ़ रखी है आपने, तो आपको यह पता है कि लोकस कब बदलेगा? लोकस तब बदलेगा जब अलग जीन होगा। एक जीन के दोनों एलील तो सेम लोकस पे होते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम के। तो यहां पर टू जीन्स आर इन्वॉल्व्ड, टू जीन्स आर इन्वॉल्व्ड। एकदम आसान हो जाएगा, आप देखना। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में, बाइपोलर के बारे में। जैसे जैसे एक फंजाई है जिसके पास में L1 जीन है, मतलब L1 एलील है, इसका क्रॉस L1 के साथ कराओ तो L1 L1 तो सेम हो गए, यहां पर कोई भी तरीके की कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है। एक दूसरा है L2, इसके साथ कराओ, रिप्रोडक्शन हो जाता है। एक तीसरा है L3, इसके साथ कराओ, रिप्रोडक्शन हो जाता है। एक है L4, इसके साथ कराओ, रिप्रोडक्शन हो जाता है। कितने ले लो, कोई अंत नहीं है इसका। अब उसी प्रकार से अगर L2 L2 का कराते हैं तो नहीं होता है, पर L2 और L1 का तो हो जाएगा, L2 L3 का भी हो जाएगा, L2 L4 का भी हो जाएगा रिप्रोडक्शन। एक L3 को L1 से रिप्रोड्यूस कराते हो जाता है, L2 से हो जाता है, पर L3 से नहीं होता। सिमिलरली L4 से भी हो जाता है, और L4 का 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, पर L4 के साथ नहीं होगा। यह है बाइपोलर। देखिए यहां पे
यहां नहीं होता है रिप्रोडक्शन, यहां नहीं होता है, यहां नहीं होता है, यहां नहीं होता है। और ये कौन किसके सामने है? 1 1 के सामने, 2 2 के सामने, 3 3 के सामने। इसको कहते हैं बाइपोलर मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी एलिल हेट्रोथेलिज्म, फिजियोलॉजिकल वाली। अब देखो बाइपोलर के बाद टेट्रापोलर। यहां पर एक जीन है, वो है A1, दूसरा जीन है वो B1 है। दो जीन है A और B। एक कंडीशन ये हो सकती है कि A1 के साथ B2 आता है, एक कंडीशन ऐसी होती है A2 के साथ B1 आता है, एक कंडीशन है A2 के साथ B2 आता है। जैसे गैमिट बनाते हैं ना 4, वैसे 4 गैमिट बन गए। और दूसरी तरफ जो स्ट्रेन है वो A1 B1 है, A1 B2 है, A2 B1 है और A2 B2 है। ये सारे के सारे जेनेटिक स्ट्रेन है। अब देख लो, जैसे मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं वैसा का वैसा ही है। यहां पर सिंपल चीज समझनी है आपको, अगर दोनों एग्जैक्ट सेम है, जैसे A1 का A1 के साथ में A1 A1 सेम, B1 B1 सेम, ये होते हैं NC, नॉन कॉम्पिटिबल, बिल्कुल कॉम्पिटिबल नहीं है। उसी प्रकार जो A1 B2 A1 B2 है वो भी नॉन कॉम्पिटिबल है, A2 B1 है वो भी नॉन कॉम्पिटिबल है, और A2 B2 है वो भी नॉन कॉम्पिटिबल है। पहले तो आप ये समझो। अब दूसरा क्या समझना है कि जो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल से डिफरेंट, जैसे एक है A1 B1 और दूसरा है A2 B2, ये है कॉम्पिटिबल। जहां मैंने लिखा वो बॉक्स देखो कहां आ रहा है। उसी प्रकार एक है A1 B2, दूसरा है A2 B1, ये भी फुल्ली कॉम्पिटिबल है। ये भी देखो, एक है A2 एक है A1, दूसरा है B2 एक है B1, ये भी कॉम्पिटिबल है। और एक ये देखो, एक A1 B1 है, एक A2 B2 है, ये कॉम्पिटिबल हो गया। अब जो बच्चे सारे के सारे बॉक्स, उनके अंदर एक एक सेम है, एक एक डिफरेंट है। नॉट फुल्ली कॉम्पिटिबल, 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 नॉट फुल्ली कॉम्पिटिबल एंड नॉट फुल्ली कॉम्पिटिबल। ये आया। अब एक बार इसको गौर से देखो, जिस बॉक्स में दोनों एकदम सेम है, A1 B1 A1 B1, वो तो बिल्कुल भी कॉम्पिटिबल नहीं है। जिसमें एक A1 है दूसरे में A2 है, इसमें B1 है उसमें B2 है, तो वो तो कॉम्पिटिबल हो गया, फुल्ली कॉम्पिटिबल हो गया। और जिनमें एक एक सेम एक एक डिफरेंट है, वो नॉट फुल्ली कॉम्पिटिबल आएगा। तो ये होती है दो टाइप की हमारे पास में हेट्रोथेलिज्म, टेट्रापोलार और बाइपोलार वाली। आप इन दोनों को आराम से समझना, बॉक्स को देखना, सब समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं होमोथेलिज्म के बारे में। होमोथेलिज्म क्या बताया मैंने? होमोथेलिज्म में जेनेटिकली सिमिलर स्ट्रेन्स के बीच रिप्रोडक्शन हो जाता है, रिप्रोडक्शन अकर्स, तो इसको हम बोलते हैं होमोथेलिज्म। बात करते हैं कि होमोथेलिज्म किस तरीके से होगा। सिंपल, दो टाइप होते हैं इसको। एक होता है प्राइमरी होमोथेलिज्म, और दूसरा होता है
सेकेंडरी होमोथेलिज्म। सिंपल है ये भी, देखना ऐसा होमोथेलिज्म जिसमें एक गैमिट में एक ही न्यूक्लियस होता है, या यूं कहें एक स्पोर में एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये दूसरा स्पोर है, इसके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस है और दोनों सेम है ना। इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ और वो हो गया पॉसिबल। ये लो, ये बन गया 2n। इसको बोलते हैं प्राइमरी होमोथेलिज्म। अब देखना दूसरा वाला सेकेंडरी होमोथेलिज्म। एक गैमिट या स्पोर के पास दो न्यूक्लियस होते हैं, वो भी डिफरेंट स्ट्रेन के, एक होता है n, दूसरा भी होता है n, और जब कैरियोगेमी होगी तो ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो आधा तो न्यूक्लियस इस तरीके का डीएनए होगा, आधा इस तरीके का डीएनए होगा, ये बन गया 2n। इसको बोलते हैं सेकेंडरी होमोथेलिज्म। बस खाली डायग्राम देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे डिफाइन करेंगे। प्राइमरी होमोथेलिज्म बेसिकली होमोथेलिज्म का ही टाइप है। कैसे? प्राइमरी होमोथेलिज्म में जो स्पोर होता है हैज वन न्यूक्लियस, और यहां पे स्पोर हैज टू न्यूक्लियाई। चलो कोई बात नहीं, दो न्यूक्लियाई है, पर आप एक गौर से देखो चीज को। सेकेंडरी है होमोथेलिज्म में जो दो न्यूक्लियाई है, क्या वो जेनेटिकली सिमिलर है? नहीं है ना। इसका मतलब फ्यूजन तो दो अलग जेनेटिक स्ट्रेन के बीच में हुआ है। तो ये फंक्शनली, अगर समझ के बात करें तो फंक्शनली ये तो हेट्रोथेलिज्म ही तो हुआ ना। यस, ये फंक्शनली हेट्रोथेलिज्म ही होता है। यही तो बात है। होमोथेलिज्म क्यों बोला फिर? क्योंकि ये स्पोर सेम है। स्पोर सेम, स्पोर तो सेम हो गया, पर इसके दोनों न्यूक्लियस तो डिफरेंट है ना। तो है तो ये हेट्रोथेलिज्म, पर इसको सेकेंडरी होमोथेलिज्म बोलते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स देखो, जैसे एलोमाइसिस जवानिकस, पाइरोनेमा ओम्फैलोडिस, पक्सिनिया मालवा सीरम, ये प्राइमरी के एग्जाम्पल है। अब सेकेंडरी वाले लिखो। सेकेंडरी वाले में एक आएगा न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा टेट्रा स्पर्मा, और एक आएगा कॉप्रिनस एम्फीमेरस। तो ये हुआ हमारे पास में होमोथेलिज्म कंप्लीट। तो होमोथेलिज्म कंप्लीट, हेट्रोथेलिज्म कंप्लीट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पैरासेक्सुअलिटी। पहले तो इस शब्द का मतलब समझते हैं। पैरा का मतलब होता है विदाउट, या फिर अवे फ्रॉम।
से दूर, विदाउट या अवे फ्रॉम। सेक्सुअलिटी मतलब हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे पूरे शब्द का मतलब निकलता है विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अवे फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं यहां पर ये वाला टर्म ज्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि टेक्निकली यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वैसे टाइप की एक अलग सी प्रोसेस पाई जाती है तो बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन ये बहुत अनयूजुअल टाइप की है। देखिए मैं बताता हूं आपको, जो पैरासेक्सुअलिटी है वो पैरासेक्सुअलिटी की खोज किसने करी? एक वैज्ञानिक रहे हैं, दो रहे हैं एक्चुअली, बाई पोंटे कोरवे एंड रैपर। 1952 के अंदर कौन से फंगस में? इन एस्परजिलस निडुलेंस, निडुलेंस। अब समझना जरा एक बार, हाँ क्या होता है इसके अंदर। ये पैरासेक्सुअलिटी के अंदर इन दिस प्रोसेस, लिखते रहिएगा, इन दिस प्रोसेस प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस occurs but of different type, of different type and on different time, different type and different time के ऊपर होती है ये सारी की सारी प्रोसेसेस। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा। देन नेक्स्ट, ये जो पैरासेक्सुअलिटी है ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें होती है, कॉमन इन ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनके अंदर कॉमन है। और अब यहां पर स्टेप्स देखिए, आपको मैं स्टेप्स बताता हूं, स्टेप्स क्या क्या है। और इसके अंदर ना मियोसिस नहीं होती, एक्चुअली माइटोसिस होती है, माइटोसिस, मियोसिस होती नहीं है, माइटोसिस। देखना कैसे होगा। सबसे पहले एक हेट्रोकैरियोन माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोन माइसीलियम, माइसीलियम। तो इसमें क्या होगा कि दो जो कॉम्पिटिबल हाइफी है उनके बीच में सोमेटोगेमी होगी। करवा के देख लेते हैं। जैसे एक है हमारे पास में माइसीलियम इस तरीके से, और इसकी मैं एक सेल ले लेता हूं, काफी है, और इस सेल के अंदर इस तरीके के न्यूक्लियस हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन स्ट्रैन ए। और दूसरा माइसीलियम ले लेते हैं अपन, और उसमें भी एक सेल काफी है, और इसमें इस तरीके के न्यूक्लियस हैं, इसको बोलेंगे स्ट्रैन बी। लेट से दो हो गए। अब यहां पर जो सोमेटोगेमी होती है उसको बोलते हैं एन एस्टोमोसिस। एन एस्टोमोसिस, इसका नाम है कनेक्शन, मतलब इसका मीनिंग होता है कनेक्शन। एन एस्टोमोसिस, कनेक्शन। इसके कारण दोनों सेल्स के जो न्यूक्लियस होंगे
वो एक साथ आ जाएंगे। इसी सेल के अंदर अब इस तरीके के न्यूक्लियस भी हैं और साथ साथ में इस तरीके के न्यूक्लियस भी हैं, दोनों टाइप के न्यूक्लियस हैं, वो साथ साथ आ गए। ठीक है, हो गया ये हमारा ए एंड बी न्यूक्लियाई, दोनों टाइप के न्यूक्लियस एक साथ आ गए। अब दूसरा स्टेप है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाला स्टेप है, वो करा के देखते हैं। यहां पर 5 कंडीशंस पाई जाती हैं, 5 कंडीशंस, 5 कंडीशंस। पहली कंडीशन में तो कोई फ्यूजन नहीं होता, नो फ्यूजन, और दूसरी कंडीशन के अंदर फ्यूजन होता है, फ्यूजन। अब पहली कंडीशन ऐसी है कि मान लो फ्यूजन हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ, सॉरी, तो फ्यूजन नहीं हुआ तो पहले एक माइसिल, एक न्यूक्लियस है वो ए टाइप रह जाएगा, ए टाइप हैप्लॉइड। फ्यूजन नहीं हुआ तो हमारा ए जो है वो सॉलिड वाला था, ये है ए टाइप हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और जो दूसरा वाला रहेगा वो बी टाइप हैप्लॉइड रह जाएगा। ध्यान से समझिए, फ्यूजन तो हुआ नहीं है, और फ्यूजन जब नहीं हुआ है तो दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड रह गए। अब बनाते हैं डिप्लॉइड। एक कंडीशन ऐसी है कि जो ए टाइप है वो दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ये एक ए टाइप, दूसरा ए टाइप, दोनों फ्यूज हो गए और ये बन गया ए टाइप का 2n, ए टाइप 2n न्यूक्लियस, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि जो ये बी टाइप वाले हैं ये दो आपस में फ्यूज हो जाएं और ये बन जाए बी टाइप 2n, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक पांचवी पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई एक तो है ए टाइप, एक है बी टाइप, तो जब दोनों फ्यूज होंगे तो आधा न्यूक्लियस तो रह जाएगा ए जैसा, आधा रह जाएगा बी जैसा, ये हो गया ए बी टाइप 2n। तो 5 कंडीशंस हो गई ना न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर के। देयर इज नो फ्यूजन तो सारे के सारे हैप्लॉइड रह जाते हैं, और अगर फ्यूजन होता है तो 3 पॉसिबिलिटी है, सेम सेम के बीच में और डिफरेंट के बीच में। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो फिर ये बहुत ज्यादा नंबर में हो जाएंगे, कोई सा भी हो चाहे से, वो सबका मल्टीप्लीकेशन होता है। और हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का जो रेशियो है वो हो जाता है 1:1000, मतलब 1000 डिप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे तो एक उनमें हैप्लॉइड ही रह जाएगा, डिप्लॉइड होंगे तो एक आधा हैप्लॉइड रह जाता है। ये एक रेशियो जरूर आप याद कर लीजिएगा। ऑल 5 टाइप्स न्यूक्लियाई डिवाइड, सारे डिवाइड होते हैं और मल्टीपल टाइम्स बना लेते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। चौथा जो स्टेप है वो है ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसओवर। ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसओवर, देखो
कितना अजीब है फिनोमिनन ये। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहां होता है? मियोसिस के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर। याद आया? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहां देखो क्या हो रहा है, माइटोसिस के अंदर क्रॉसओवर। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे फंजाई है या किस क्लास के अंदर माइटोटिक क्रॉसओवर पाया जाता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। सो ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसओवर है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, प्रोसेस तो वही होगी क्रॉसिंग ओवर की, जिससे कि डीएनए के सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। पर क्या ये नॉर्मल है? नहीं है। तो हम ये लिख लेंगे अनयूजुअल फिनोमिनन। बिल्कुल अनयूजुअल फिनोमिनन है ये तो, एकदम से अजीब सा है ये तो। फिर उसके बाद में अनयूजुअल तो है, लेकिन नए वेरिएशंस तो आते ही है ना भाई। न्यू वेरिएशंस अकर, नए नए टाइप के वेरिएशंस तो जरूर आएंगे, तो नए वेरिएशंस आ जाएंगे। पर ये अनयूजुअल है, बस इतना सा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई माइसीलियम है ना, और इसकी सभी सेल के अंदर सभी तरीके के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। कुछ सॉलिड भी हैं 2n वाले, कुछ इस तरीके के भी हैं, आधे ए आधे बी टाइप के, सभी तरीके के हैं। इस तरीके से सारे टाइप के सही हैं। अब होता क्या है कि जब कभी भी कोनिडिया बनते हैं, कोनिडिया, तो हर कोनिडिया में एक ही टाइप का कोई ना कोई न्यूक्लियाई जाता है। किसी में कोई सा चला जाएगा, किसी में कोई सा चला जाएगा। सो व्हेन द कोनिडिया आर फॉर्म्ड, ओनली वन न्यूक्लियस रीच इन वन कोनिडियम। एक कोनिडियम के अंदर एक न्यूक्लियस जाता है, इसी को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो अभी के लिए तो ये मिक्स्ड अप है, सारे एक साथ रह रहे हैं, लेकिन जब ये कोनिडिया बनेगा ना, तो एक एक कोनिडिया में एक एक जाएगा, इसको सॉर्टिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद में छठा स्टेप है, इसे बोलते हैं ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। मियोसिस तो होती नहीं है, ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। कैसे होगा वो मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो कि ये एक 2n सेल है, ये 2n सेल है, और 2n बराबर कुछ भी मान लो, लेट से 20 मान लिया, तो n बराबर क्या होगा? हैप्लॉइड होगा ना। n बराबर कितना होगा? 10 होगा ना। अब इसमें क्या होता है? माइटोसिस होती है, माइटोसिस। और माइटोसिस के अंदर रैंडम लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम रैंडम लॉस हो जाता है। तो जैसे ये नेक्स्ट टाइम जो बने, उनके अंदर किसी में 2n बराबर 19 रह गया, किसी में 2n बराबर 18 रह गया, मतलब एक क्रोमोसोम हो गया डिलीट, यहां से 2 हो गए डिलीट हो गए। नेक्स्ट टाइम वापस माइटोसिस होगी इनके अंदर, वापस लॉस ऑफ क्रोमोसोम, रैंडम होगा एकदम से क्रोमोसोम। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक जो सेल्स बन रही है
वो सेल्स सारी की सारी n इक्वल्स टू 10 ना हो जाए, इसे कहते हैं ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। जो डिप्लॉयड माइसीलियम रहेगा वो बार बार माइटोसिस 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 करेगा, उसकी हर माइटोसिस के अंदर कुछ ना कुछ क्रोमोसोम का लॉस होगा ऑटोमेटिक। इससे जब तक हैप्लॉइड कंडीशन नहीं आ जाती तब तक लॉस होता रहेगा एंड फाइनली हैप्लॉइड बन जाएगा ये। सो ये होता है पैरासेक्सुअल साइकिल। चलिए अब अपन बात करते हैं एक बार कंपैरिजन की। एक तो होती है सेक्सुअल साइकिल और एक होती है पैरासेक्सुअल साइकिल। क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, बात करते हैं। सबसे पहले सोमेटोगेमी। सेक्सुअल साइकिल में होती है, पैरासेक्सुअल में भी होती है, दो जो माइसीलियम है उनके बीच हुआ था कनेक्शन। दूसरा है कैरियोगेमी, न्यूक्लियस फ्यूजन, सेक्सुअल साइकिल के अंदर भी हुआ है, पैरासेक्सुअल में भी हुआ है। तीसरा है मियोसिस, सेक्सुअल साइकिल में होता है, इसमें नहीं होता। अब सेक्सुअल साइकिल के अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई क्या बोलते हैं, जाइगोट से पहले गैमिट बनाने के लिए मियोसिस हो जाए या जाइगोट में मियोसिस हो जाए, कहीं पर भी, बट होता जरूर है। तो ये सेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल हो गई। फिर उसके बाद में यहां पर पाया जाता है मियोटिक रिकॉम्बिनेशन, मियोसिस के दौरान रिकॉम्बिनेशन होता है। और यहां पाया जाता है माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन, माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन। बस ये है हमारे पास में सिंपल सा डिफरेंस। पैरासेक्सुअल साइकिल का क्या बेनिफिट है, लास्ट पॉइंट लिखिए नोट डाल के। इसका बेनिफिट ये है कि जो इंडस्ट्रियल जेनेटिक्स होती है उसमें स्टडी की जाती है। लिखिए आप, पैरासेक्सुअलिटी इज स्टडीड और इज यूजफुल in industrial genetical studies, इंडस्ट्रियल और जेनेटिकल स्टडीज। बस ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट। चलिए अब आगे बात करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्स हॉर्मोन्स इन फंजाई। सेक्स हॉर्मोन्स इन फंजाई कैसे होगा, क्या होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। पहली बात तो हार्मोन क्या है, हार्मोन केमिकल्स है। और अब ये कौन से हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, दीज आर द केमिकल्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टाइप के केमिकल्स होते हैं। फिर आगे इसके बारे में क्या क्या अपन बात कर सकते हैं। इनका सबसे पहले आइडिया किसको लगा था, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय डी बेरी, 1881।
किसमें? इन हेट्रोथैलिक स्पीसीज ऑफ एकाइला, हेट्रोथैलिक स्पीसीज इन एकाइला। नाउ एक साइंटिस्ट है मतलब जिनका नाम है मैकलिस। बात कब की है? 1972 की। मैकलिस ने हॉर्मोन्स को 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। इन्होंने बेस्ड ऑन फंक्शन तीन ग्रुप्स बनाए। कौन कौन से 3 ग्रुप बनाए? पहले टाइप को कहते हैं इरोजन। तरीके से समझते हैं अपन, सिंपल। इरोजन वो वाले हॉर्मोन्स होते हैं जो सेक्स ऑर्गन के फॉर्मेशन को या डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि एक फंजाई ने सेक्स हार्मोन छोड़ा तो दूसरे वाले में सेक्स ऑर्गन बनना चालू हो गया, फिर दूसरे वाला छोड़ेगा तो पहले वाले में बनना चालू हो जाएगा। तो इरोजन, जन का मतलब जनरेट करना, बनाना। तो जन जिसमें आता है वो क्या कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल द इनिशिएशन एंड डिफरेंशिएशन of sexual structures, यानी सेक्स ऑर्गन्स की बात होती है। ये इनिशिएट कर देगा और डिफरेंशिएट कर देगा। दूसरा जो होता है वो है एरोट्रोपिन, इरोट्रोपिन भी बोल सकते हो, ट्रोपिन। ट्रोपिन का मतलब होता है टुवार्ड्स, जैसे फोटोट्रोपिन पढ़ते हैं ना, फोटोट्रोपिन, फोटोट्रोपिज्म, टुवार्ड्स। ये सेक्स हार्मोन है, मतलब केमिकल है। तो टुवार्ड्स केमिकल किसकी ग्रोथ कराएंगे? सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ कराएंगे। तो ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट कीमोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक का मतलब टुवार्ड्स केमिकल। कीमोट्रोपिक मतलब टुवार्ड्स केमिकल ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, यानी कि वही बात, सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ कराते हैं टुवार्ड्स केमिकल। फिर उसके बाद में तीसरा और लास्ट टाइप ये कहलाता है एरोटेक्शन या इरोटेक्शन। टेक्शन का मतलब अट्रैक्शन, एक्शन मींस अट्रैक्शन। ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेंगे गैमिट्स को, अट्रैक्ट मोटाइल गैमिट्स। तो ये हो गया हमारे पास में 3 कैटेगरी के हॉर्मोन्स। अब अपन हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल और यदि वो हॉर्मोन्स कुछ कर सकते हैं तो उनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेने वाले हैं पहला हार्मोन जिसका नाम है सिरेनिन। सिरेनिन, सिरेनिन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब बात करेंगे। किसने, कौन रिलीज करता है? ये करते हैं एलोमाइसस, माइक्रो, मैक्रो गाइनस एंड एलोमाइसस
अर्बस्कुलस, मैक्रोगाइनस एंड अर्बस्कुलस है, वो दोनों के दोनों रिलीज करेंगे ये फर्स्ट वाला सिरेनिन। नाउ सिरेनिन क्या करेगा? सिरेनिन जो है वो होता क्या है बाय नेचर? ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन हो, सेस्किटर्पिन। यानी कि एक टर्पीन है, और सेस्किटर्पिन कौन होते हैं? जो 15 कार्बन के होते हैं, 15 कार्बन के जो हैं उनको बोलते हैं सेस्किटर्पिन, 15 कार्बन सेस्किटर्पिन। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो होता है एल फॉर्म और एक होता है डी फॉर्म। इन दोनों में से जो एल फॉर्म है वो बायो एक्टिव होता है, बायो एक्टिव, एल फॉर्म इज बायो एक्टिव फॉर्म। फिर उसके बाद में इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C15H24O2, ऐसा कुछ इसके अंदर टोटल है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 236 किलो डाल्टन केडी। और सिरेनिन रिलीज कौन करता है? रिलीज्ड बाय फीमेल गैमिट, और ये करता क्या है? अट्रैक्ट मेल गैमिट्स। बस ये हो गई सिरेनिन के बारे में सारी बातें। तो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो ये है, दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो है वो रिलीज किसकी तरफ से हो रहा है, आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन दूसरे हार्मोन की, और जो हमारा दूसरा हार्मोन है वो हम लेंगे एनथेरिडियोल एंड उगोनियोल। ये पहले चर्चा हो चुकी है, एनथेरिडियोल एंड उगोनियोल। कौन रिलीज करेगा? एकाइला की स्पीसीज बाय एकाइला स्पीसीज। बाई नेचर ये क्या है? दीज आर स्टेरोल्स, ये स्टेरोल्स होते हैं बाई नेचर। और इनका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो C29H42O5 का है, और ये एनथ्रीडियोल का है, ठीक है, उसका दे नहीं रखा है, और इसका 470 किलो डाल्टन मोलिकुलर वेट है। बाकी देखो इसके बारे में मैंने ऊपर पढ़ा रखा है, मतलब जब क्लास ली थी तब, आप वहां से कंसीडर करें, और ज्यादा यहां कुछ नहीं है मेरे पास। देन नेक्स्ट देखिए थर्ड हार्मोन। थर्ड हार्मोन इज ट्राइस्पोरिक एसिड। पहले तो कौन? तो ये है बाई ब्लेकेसलिया ट्राइस्पोरा, बाई फाइकोमाइसस, बाई म्यूकर म्यूसेडो। ये इतने तो हैं जो रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद में ये करता क्या है? ये होता है एक प्रो गैमिटेंजिया इंड्यूसिंग सब्सटेंस, इंड्यूसिंग सब्सटेंस। तो मतलब समझ गए ये क्या करेगा? प्रोगैमिटेंजिया बनाएगा, इंड्यूसिंग सब्सटेंस है। इसका प्रीकर्सर कौन है? बीटा कैरोटिनोइड, बीटा कैरोटिनोइड इज प्रीकर्सर।
अब बीटा कैरोटीनोइड अगर प्रीकर्सर है तो ये भी टर्पीन नेचर हुआ ना, क्योंकि बीटा कैरोटीनोइड है वो भी टर्पीन नेचर का होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला इसका होता है C18H26O4। मोलिकुलर वेट होता है 306 किलो डाल्टन का। और अब ये 3 टाइप का होता है, कोई नहीं, 3 टाइप्स। एक है टाइप सी, एक है टाइप बी और एक है टाइप ए। टाइप सी, टाइप बी, टाइप ए। टाइप सी के अंदर 80% हार्मोनल एक्टिविटी है, मतलब ये केमिकल है वो 80% तो हार्मोन जैसे बिहेव करता है ये। टाइप बी के अंदर 15% हार्मोनल एक्टिविटी है और जो टाइप ए है उसमें 1 से 2% हार्मोनल एक्टिविटी होती है। तो ये हुआ हमारे पास में 3 सिंपल। टाइप ए के पास में फंक्शनल साइड चेन नहीं होती। फंक्शनल साइड चेन एब्सेंट होती है इसके अंदर, ठीक है, होती है तो होती है। और बस ये हो गया ट्राइस्पोरिक वाला कंप्लीट। अब लास्ट पढ़ते हैं अपन, एंड द लास्ट इज यीस्ट अल्फा फैक्टर। यीस्ट अल्फा फैक्टर क्या है, कैसे है, क्यों है, देखिए। इट वॉज सजेस्टेड बाय लेवी इन 1950। 1950 में लेवी नाम के वैज्ञानिक ने सजेस्ट किया था कि ऐसा कुछ तो होता है, बाकी चेक कर लो। चेक किया गया, क्या पाया गया देखते हैं। लेवी ने जब ये डिस्कवर किया, सजेस्ट किया, तो होता क्या है कि जो यीस्ट की 2 टाइप की सेल है, एक होती है ए टाइप सेल और एक होती है अल्फा टाइप सेल। ये है ए यीस्ट और ये है अल्फा यीस्ट। ये अल्फा सेल है वो अल्फा फैक्टर प्रोड्यूस करती है, अल्फा फैक्टर। और ये अल्फा फैक्टर है वो स्टिमुलेट करता है ए को, और ए जो है वो बडिंग कर देती है, ठीक। तो मैं इसको ऐसे बना दूं आपके लिए। अल्फा यीस्ट है, सबसे पहले अल्फा फैक्टर रिलीज करेगी। अल्फा फैक्टर क्या करेगा, ए यीस्ट को स्टिमुलेट करेगा और उसके स्टिमुलेशन से ए यीस्ट है वो बना देगी, वो बडिंग करने लग जाएगी। तो ये हुआ हमारे पास में इसके बारे में। तो इतना है हमारे पास में। 3 टॉपिक डिस्कस किए आज हमने। हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, दूसरा पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है, और तीसरा है ये सेक्स हार्मोन्स ऑफ फंजाई। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए।